चेंज मैनेजमेंट आसान नहीं है, इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। जब चेंज मैनेजमेंट की बात करेंगे तो इसके 4 मेन प्रिंसिपल हैं। जब हमने स्ट्रक्चर भी कर लिया, हमने टेक्नोलॉजी भी देख ली, फिर अब हम आए पीपल की तरफ, इनको हमने किया ट्रेंड। असल में जो माजरा था ना, वो स्ट्रक्चर में भी नहीं था, टेक्नोलॉजी में भी नहीं था, वो पीपल में था। अगर मैं कोई चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस करता हूँ तो मुझे क्या बेनिफिट्स होंगे, भाई मेरा क्या फ़ायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन का क्या फ़ायदा होगा। यहाँ से लोग उठ के ना सेठ साहब को ना नॉक करना शुरू कर देंगे, एक परसेप्शन बनाना शुरू कर देंगे, सर ये सिस्टम ठीक नहीं है, शायद हम इंटरनल टीम हमारी ना कर पाए। तो आपने ना चेंज एजेंट्स हायर करने जो कि आपकी हेल्प कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि सीईओ के साथ आपके प्रोफेशनली रिलेशनशिप अच्छे हों, उससे बिजनेस टर्मिनोलॉजीज़ के साथ उससे बात करें, फिर वो आपकी बात मानेगा। अच्छा, जब हम HRIS कल जब हम बात कर रहे थे तो उसको जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, टेलरिंग द सिस्टम, कलेक्टिंग डाटा, टेस्टिंग द सिस्टम, स्टार्टिंग अप, रनिंग अप इन पैरेलल, मेंटेनेंस और ऑडिट। सबसे पहले जब आप कोई भी सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप रिक्वायरमेंट देखते हैं कि रिक्वायरमेंट है क्या, किस किस्म की रिक्वायरमेंट है, फिर उसको अपनी नीड्स के मुताबिक कस्टमाइज करते हैं, टेलर्ड करते हैं। सेकेंड, डाटा जो है वो आप कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बहुत बड़े फुटवेयर ब्रांड में रिटेल का हमने वहाँ लॉन्च करना था, HRIS इम्प्लीमेंट करना था, तो डाटा गैदरिंग इतना डिफ़िकल्ट हो रहा था कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन जो थी वहाँ पे 25,000 एम्प्लॉयज़ काम करते थे, फैक्ट्री भी थी, आउटलेट्स भी थी, तो हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम डाटा कैसे कलेक्ट करें। तो फिर हम लोगों ने, एक बहुत बड़ा इदारा है कॉन्फिज उसका नाम है, कॉन्फिज वालों से हमने अप्रोच किया, फिर उन्होंने टेम्पलेट्स बनाए, डिफरेंट टेम्पलेट्स जो है ना वो हमारे बने। उन टेम्पलेट्स पे हमने डाटा डाल के उनको आगे डाटा प्रोवाइड किया। वो डाटा था क्या, वो डाटा ये था, एम्प्लॉई नेम डालें, CNIC डालें, उनकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल डालें ताकि वो उसको सिस्टम में डाल सकें। तो एक ऐसा जो एम्प्लॉय से रिलेटेड था वो हमने सारा डाटा वहाँ से उठाया। उसके बाद हमने उनसे सिस्टम ले लिया। सिस्टम जब हमने लिया तो उसकी हमने टेस्टिंग की। सिस्टम जब वो बेचने आए तो बड़ा ज़बरदस्त था, बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन जब हमने टेस्टिंग की तो उस पर बग्स, इश्यूज़ निकलना स्टार्ट हो गए। हमने कहा ये तो क्या हो गया। तो फिर हमने वहाँ पे हमें अंदाज़ा हुआ कि यार इसकी टेस्टिंग जो है ना वो भी इम्पॉर्टेंट है। टेस्टिंग रन में हमने उसको देखा तो हमें रियल टाइम सिनेरियोज़ देखे हमने वहाँ पे। जैसे कल मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी, लीफ बैलेंस, उसकी कैलकुलेशन ठीक नहीं हो रही, किसी का नाम फादर नेम की बजाय उसका नेम की जगह फादर नेम आ रहा है, और इस तरह की छोटी छोटी जो इश्यूज़ थे वहाँ पर आ रहे थे सिस्टम में। फिर सेव करते थे तो वो चीज़ें सेव नहीं करता था, छोटे छोटे बग्स, इस तरह की चीज़ें जो थी वो हमें टेस्टिंग में जब हमने की तो हमने देखा कि वहाँ पर हुई हैं। क्योंकि जो HRIS मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा ना, HR वालों को बेच रहा होता है। आप देखेंगे कि जो बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ पर HR वाले BD का काम भी कर रहे होते हैं, तो उसको ना टेक्निकल चीज़ों का पता है, तो वो आके आपको वो बताएगा नहीं, और आप जो हैं फंस जाएंगे। आप कहेंगे नहीं ये सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, हम ही अच्छा है। अच्छा, मेरा स्टाइल क्या होता है जो कि मैं आपको रियल टाइम सिनेरियोज़ के साथ बताता हूँ। मैं उससे कहता हूँ मुझे पायलट रन दे दो 2 महीने के लिए या 1 महीने के लिए, और हम दे देते हैं आपको। अच्छा, क्योंकि मेरा ताल्लुक टेक से भी है, मैं उनसे कहता हूँ यार मैंने इसको 1 महीना ना यूज़ करके देखूँगा, फिर उसके बाद मैं देखूँगा। आपकी जो फ़ीस है, आप नॉमिनल सी फ़ीस है वो दे दें। मेजॉरिटी लोग नहीं देते, वो कहते हैं यार कि ये तो टेक्निकल है, क्योंकि हमारे यहाँ तो टेक में भी लोग हैं तो वो टेस्टिंग करके देख रहे होते हैं, तो वो कहते हैं नहीं आप हमसे फुल पेड जो है ना वो लें। जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ बिजनेस एनालिस्ट लोग नहीं बैठे हुए हैं। हमारे पास 80% ऐसे इदारे हैं जो कि अनस्ट्रक्चर्ड हैं, वो हो गया, हम हायर कर लेते हैं, वो आपकी बात ठीक है। अब जैसे एक बहुत बड़ा जैसे हमारा इदारा है जहाँ पर मैंने काम भी किया, तो हमने वहाँ पर एक सिस्टम बनाया था। हमने सारे प्रोसेसेस जो वर्क फ्लो थे, फ्लो चार्ट्स हमने सारे लिखे थे कि हमने टेक्निकल फ्लो चार्ट्स, ऑर्गेनोग्राम तक हमने सारी चीज़ें बनाई, और हमने हर प्रोसेस का फ्लो भी बनाया कि यार ये वो सारी चीज़ें होंगी, इस तरह से होगा। आप यकीन माने फिर भी उस सेटअप में हमें बग्स और इश्यूज़ मिले। उसकी रीज़न ये थी कि वो उनका सिस्टम
एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, जो भी हमदा बहन ने बात की ना, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। उसके वो कस्टमाइज सोल्यूशन हम चाह रहे थे कि यार हमें मिले, वहाँ पे नहीं हुआ। अच्छा, फिर हमने क्या किया, उसको रनिंग इन पैरेलल उसको चलाया, देखा, फिर बग्स आना शुरू हुए, फिर उसमें से हमने उसको करेक्ट करवाया, ठीक करवाया, फिर आगे उसकी मेंटेनेंस। अच्छा, ये भी बड़ा होता है, आप एक सिस्टम ले लें, सर इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, वो आपको बेयर करनी पड़ेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है, अच्छे खासे वो पैसे होते हैं जिसमें उन्होंने कहा होता है। आप ना दें, आप एक दफ़ा कोशिश करके देखें, साल बाद सिस्टम चला के देखें, नहीं चलेगा। वो कई दफ़ा मंथली भी होती है, कई दफ़ा वो क्वार्टरली भी होती है, तो ये चीज़ें जो हैं वो चल रही होती हैं। उसके बाद ऑडिट। अच्छा, मुझे बड़ा शौक़ है ऑडिट करने का, सिस्टम्स का और इन सारी चीज़ों का। तो मैं पता क्या करता हूँ, मैं पूरी रिसर्च करता हूँ कि यार ये सिस्टम है, इसमें क्या बग्स हैं, ये क्या इश्यूज़ हैं, किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें वो चीज़ चाहिए। कोई भी सिस्टम आपको मुकम्मल नहीं मिल सकता, कोई भी सिस्टम, लेकिन सीईओ कहेगा 100% मुझे ये चीज़ चाहिए, यही लेकर आओ। फिर आपने बीइंग एचआर प्रोफेशनल उनको कन्विंस करना है कि सर देखें ये सिस्टम है। एक कल में और भी हमें कैंडिडेट का भी कहा जाता है कि यार ये कैंडिडेट हमें चाहिए, वो भी 100% मुकम्मल नहीं मिलता, उस पर भी कोई ना कोई फ्लॉज होते हैं। तो ये हो गया जी ऑडिट। अच्छा जी, ये उसके सारे स्टेप हैं, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है, सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका जो लीव बैलेंस का रिकॉर्ड है वो हम डालते हैं, स्किल इन्वेंट्री है, मेडिकल हिस्ट्री है, कोई एक्सीडेंट हो जाए वो हम उसके अंदर उसकी डिटेल जो है सिस्टम में डालते हैं। स्किल इन्वेंट्री, हाँ देखो हमारे यहाँ ना जो अच्छे इदारे हैं ना, वो कॉम्पिटेंसीज़ पे काम करते हैं, स्किल्स पे काम करते हैं, वो हायरिंग भी स्किल्स पे करते हैं। तो एक पूरा ना स्किल मैट्रिक्स बना होता है, वो स्किल मैट्रिक्स HRIS में डाल दिया जाता है, उसी पे आपका अप्रेजल होता है। मैंने सबसे पहले जो किया था, हाँ करियर सक्सेशन प्लानिंग भी इसके अंदर आ सकता है। इसके अंदर उसका पूरा परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसकी KPIs इसके साथ अटैच होती हैं कि क्या है। HRIS हाली ये नहीं है कि हम उसका पेरोल रन कर रहे हैं तो HRIS है, जो कि हम ये समझते हैं कि HRIS ये है कि पेरोल रन कर दिया हमने, HRIS इम्प्लीमेंट कर दिया। ऐसा नहीं है, मेजॉरिटी लोग यही समझते हैं हमारे यहाँ कि यार पेरोल इज़ अ HRIS। नो, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन इज़ अ प्रॉपर सिस्टम, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज़ अ प्रॉपर सिस्टम, कॉम्पन बैन is a proper system, performance appraisal, performance management is a proper system। जैसे कल हमने बात की थी, वो एक हमने पीछे स्लाइड में देखा था ना, पूरे हमें स्किल मैट्रिक्स और सारी चीज़ें पीछे आ रही थी, कोर वाला, वो उसके अंदर जो था। देखिए जब आप एक बंदे की हायरिंग करते हैं ना, तो हायरिंग के टाइम ना आप कुछ पैरामीटर डिसाइड करते हैं। एक बड़ा बेसिक सा फॉर्म है जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लिखी होती हैं, रिक्वायरमेंट भी लिखी होती है, स्किल्स भी लिखा होता है कि यार ये स्किल्स हमें चाहिए। तो वो स्किल्स आपने वही आइडेंटिफाई कर लेनी है कि यार ये स्किल्स अकाउंट्स वाले की हैं, ये स्किल्स उसकी हैं। अच्छा, हमने जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ कॉम्पिटेंसी में, जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ स्किल्स को मिक्स नहीं करना, ये एक सेपरेट चीज़ है। जॉब डिस्क्रिप्शन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसने काम करना ही करना है। स्किल्स वो है कि जिसके थ्रू उसने काम करना है, जिसमें वाकई वो मतलब है कि नहीं, पोटेंशियल है कि नहीं है, वो स्किल उस पर वाकई है या नहीं है। तो जब आप उसकी हायरिंग करेंगे आपके टाइम पे। अच्छा, ये चेंज मैनेजमेंट में मैंने वैसे रखा हुआ है, HRIS को उसके साथ मैंने लिंक किया हुआ है कि अगर हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और किस किस्म की प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें सिस्टम में आती हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम आगे जाके भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। HR में ना एक बड़ा अच्छा, अभी रिसेंट पास में, जैसे मैं कल भी बात कर रहा था कि हमारे यहाँ पहले ना एक्सेल पे ना लीव्स का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था, अब सिस्टम्स हमें बता देता है कि क्या है। अच्छा, आपने चैट बॉट्स देखे होंगे, एक बहुत बड़ा इदारा है पाकिस्तान में, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो उनके साहब के साथ में बैठा हुआ था, वी वर हैविंग लंच टुगेदर। तो मैंने उसे कहा कि तुम लोगों का HRIS और ये किस तरह चल रही हो। वो कहता है हमारा एक चैट बॉट है। वो चैट बॉट क्या करता है, आप उससे, वो 24 घंटे ऑनलाइन होता है, 24/7। वो उससे आप उससे पूछते हैं कि टेल मी अबाउट माई लीव बैलेंस, वो आपको फ़ौरन रिप्लाई करता है। फिर पूछते हैं सिक लीव कितनी रिक्वायर्ड है, वो आपको फ़ौरन रिप्लाई करता है। और जो चीज़ें हैं जो भी उससे रिलेटेड, एम्प्लॉय से रिलेटेड होती हैं, वो होती हैं। HR रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें, डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं HRIS में। बेसिक्स रिपोर्ट्स सैलरी की हमें मिल जाती है,
वो मिल सकती है हमें। अच्छा, क्योंकि हमारा एक और कोर्स है HR मैट्रिक्स और एनालिटिक्स के ऊपर, वो एक और साहब ने पढ़ाना है, तो मैं ज़्यादा टच नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आपको इतने बताऊँगा कि काफ़ी रिपोर्ट्स जो हैं HR की अवेलेबल हैं, तो वो आने वाले टाइम में आप आगे देखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप HRIS इम्प्लीमेंट करें, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब आपकी बजटिंग हो ना जून में या जनवरी में, उसमें उसको अप्रूव करवा लें सिस्टम को, वो बेस्ट टाइम है। वरना आप सेठ साहब को कहेंगे, वो कहेंगे नहीं ये तो बजट में है ही नहीं, और उससे पहले अपना होमवर्क करके रखें, ठीक है, फिर आप बेहतर तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। HRIS के टेक्निकल पॉइंट्स HR वाला नहीं समझ सकता, फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, वो हम नहीं समझ सकते, वो उसी को पता होगा, MIS वाले को पता होगा। हाँ, फ्रंट एंड, जैसे हम फ्रंट एंड डेवलपर्स रखते हैं, बैक एंड डेवलपर्स होते हैं, इसलिए जब भी सॉफ्टवेयर की जब बात होगी ना, इसलिए वो बंदे फ्रंट एंड पे होते हैं, क्योंकि उनको टेक्निकल चीज़ों का सारी आइडिया होता है कि यार क्या करना है। बग्स जैसे हमने बात की, अब वो बग्स, एक फ़ाइल आपने एक रिपोर्ट मांगी और सेव किया, सेव का बटन नहीं दबा, सेव का बटन नहीं शो हुआ, तो अब उसको पता है यार कि कहाँ एरर आ रहा है या कहाँ को मसले मसाइल आ रहे हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ना उनके साथ करना पड़ता है। देखो, चीज़ें हम उनको बना के देते हैं, हाँ, हम उनको बना के देते हैं, हम उनको सारी रिक्वायरमेंट हम बना के देते हैं, कि हम उनको ये कहते हैं कि यार देखो ये चीज़ें हैं इस सिस्टम के अंदर, ये आपने हमें ये करवा के देनी है। फिर वो, अच्छा आपने देखा होगा, क्योंकि मैंने तो बहुत देखा है, बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं जब हम सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने जाते हैं, आपस में बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। एक तो वो जो बाहर से बंदा आता है, उसकी भी हम चेंज मैनेजमेंट में बात करेंगे, कि वो आके तो वो देख के हमें भी परेशान हो जाते हैं कि यार ये आपस में लड़े हैं, क्योंकि हमने मांगा कुछ होता है, वो नज़र सिस्टम में कुछ और आ रहा होता है। हम उसे कमिटमेंट करके जाते हैं यार कि हमें तुमने ये चीज़ें हमें दिखानी हैं, ये चीज़ें आपने ये करके देनी है, वो आगे से हमें कहते हैं कि पॉलिसी चेंज करो, आपकी पॉलिसी ठीक नहीं है। कब पन्ना, अच्छा तब तक आप पूरा ट्रैप हो चुके होते हैं, आप फंस चुके होते हैं, क्योंकि आपने उसको पैसे दे चुके, आपने उसे पैसे दे दिए हैं। तो जब आपने उसे पैसे दे दिए हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट में एक बड़ा लिखा होता है कि देयर इज़ नो रिफंड। तो फिर आप समहाउ आप अपने पॉलिसीज़ को टेलर करते हैं, फिर आप कुछ अपने प्रोसेसेस को करते हैं, फिर आप जाके सेठ साहब से बातें सुनते हैं उनकी, मैंने कहा था कि ये नहीं था वो, तुम फिर वही ले आए हो कि सर माजरे सर वो भी ये हो गया। अब आप उसको ये तो नहीं कह सकते ना कि सर ये, आप उसको ही कहेंगे कि ये सर सिस्टम में फ्लॉज हैं, इस मसले में तुमने ख़रीदा था। अच्छा, तब वो ERP वाला भी है ना, आप ही को गलत कह रहा होगा HR कोई, वो इन्होंने कहा था जी हमें, अच्छा हो गया, तो वो कहेगा हाँ मैं लिख रहा था, मैं आई एम द वन। तो आई मीन ये चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर हैं। अच्छा, अब हमने देखना है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ HRIS, तो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन्फॉर्मेशन टू बी प्रोसेस इसमें हो सकती है, प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क इन्वायरमेंट है, एम्प्लॉई एम्पावरमेंट है, इंक्रीज ऑफ नॉलेज वर्कर्स एंड एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन है, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हैं, मतलब आई थिंक वी डोंट नीड एनी डिटेल। जो हमारा आज का इससे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, वो है चेंज मैनेजमेंट। मेरा जो एक प्लान ये था कि HRIS और चेंज मैनेजमेंट को हम इकट्ठे करें, वो यही था कि HRIS के साथ हम कनेक्ट करें चेंज मैनेजमेंट को, कि जब भी आप कोई नया सिस्टम लेकर आते हैं, ये तो हो गया ना थ्योरेटिकल, हमें पता है HRIS, आपको मेजोरिटी को ये पता है कि HRIS क्या है, आज हमने थोड़ा सा रिवीजन किया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट द चेंज मैनेजमेंट, कि सर आपने बता दिया कि HRIS क्या है, हमने पढ़ा भी था, इंटरनेट पे भी देखा हमने सारी चीज़ें, अब हमें ये बताएं कि हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट इज़ द मेन इशू। मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सालों से एक सिस्टम चलता आ रहा हो, तो चीज़ आपको यही सुनने को मिलता है कि जब एक चीज़ ऑलरेडी हो रही है तो इसमें चेंज करने की क्या ज़रूरत है, सारी चीज़ें खुद ब खुद हो रही है तो ये क्यों हमने करना है, इस पर कैसे चीज़ को टैकल किया जाए? मेरी सिस्टर, मेरी हमदर्दी आपके साथ है, और मैं इस पूरे प्रोसेस से गुज़रा हूँ, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ कि जब आपको ऐसी आवाज़ें सुननी पड़ती हैं, तुम्हें नहीं पता इतना, हमें पता है, तुम अभी नहीं आए हो, तुम्हें नहीं पता। अच्छा, उसका बेस्ट पार्ट पता क्या होता है, आप हैं HR वाले, आपने आते साथ ही ना कुछ टाइम जो है ना वो देना है ऑर्गेनाइजेशन को, पहले आपने चीज़ें सीखनी है, ऑब्ज़र्व करना है। आते साथ ही आपने वो मामे खान या वो नहीं बनना, आपने आते साथ उनके पहले सिस्टम समझने हैं, फिर दूसरा सेठ साहब को भी तो समझना है ना,
फिर तीसरी चीज़, जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं उनको भी समझना है। क्योंकि हो क्या रहा है एक्चुअल में, जो आपके जो क्वेश्चन का आंसर है मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि क्योंकि हम ज़्यादातर अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, सेठ साहब फीडबैक पे चलते हैं, सिर्फ फीडबैक। हसन रज़ा कैसा काम कर रहा है, फाइनेंस वाले से पूछेंगे, हाँ जी कैसा काम कर रहा है, क्योंकि सिस्टम तो बना नहीं हुआ। और सैलरी बढ़ानी है, अच्छा जी हमदा की सैलरी बढ़ानी है, अच्छा ठीक है ओके, यार कैसा काम करिए, अरे ऐसा काम करिए, मेरा ख्याल है इस दफ़ा उसकी कम कर दो। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप जब आप जाएंगी उनको ये कहेंगी, क्योंकि देखिए हमें ना जब हम जाते हैं तो हमारा जो जोश और जज्बा होता है ना किसी भी इदारे में, वो 3 महीने ऐसा ज़बरदस्त होता है कि हम अपने आप को शाहरुख खान और आमिर खान समझते हैं। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, अगर हमसे बड़ा सुपरस्टार तो कोई हो ही नहीं सकता। और ये फैक्ट है, 3 महीने मतलब एक हमें मज़ा भी आ रहा होता है, और अच्छा वो भी कह रहे होते हैं कि यार करन देन जो करता है, अच्छा उनको ये पता होता है यार कि क्या हो रहा है। 6 महीने बाद, जैसे हमने कल भी बात की थी, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी फ़िलहाल आपने ये करना है, आप अपना प्रपोज़ल दें, रिटर्न में प्रपोज़ल दें। इसका बेस्ट सोल्यूशन जो मैंने अपने करियर में देखा है, वेट फॉर योर टाइम। आप अपनी चीज़ें दे दें और उनको बताएं होगा क्या। जो मैंने देखा होता क्या है, जब आप सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, करप्शन होती है, इन्वेंट्री की करप्शन होती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, लीकेजेस बहुत ज़्यादा होती हैं। HRIS हम कर क्यों नहीं हैं? एक आपको मैं एक रियल टाइम सिनेरियो डिस्कस करता हूँ, बिल्कुल फैक्ट। HRIS एक इदारे में मैं एज ए कंसल्टेंट काम कर रहा था, तो मैं ऑडिट करने गया। मुझे HR ऑडिट का बहुत शौक है, आई एम इन लव विद ऑडिट, HR का पूरा मुकम्मल ऑडिट करने का। तो मैं गया वहाँ पे, तो मैंने देखा कि कुछ लोगों की ना जो फाइनल सेटलमेंट है ना, ज़बरदस्त चॉकलेट्स हैं, वंडरफुल। तो फाइनल सेटलमेंट कुछ लोगों की हुई है। फाइनल सेटलमेंट, डू यू नो दैट? तो वो फाइनल सेटलमेंट हुई है कुछ लोगों की। तो मैंने रैंडम ना एक बंदे को कॉल किया वैसे ही, तो मैंने उसे कहा कि हेलो दिस इज़ हसन और मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो आप कौन है? देखा मैं ये फ़लाँ, मैं इसका नाम, चलो ठीक है ओके, आपकी फ़ाइनल सेटलमेंट हुई है? बोलता है, और नहीं यार पिछले 6 महीने से उन्होंने मेरे पैसे अभी तक नहीं दिए। अच्छा, उसके अंदर आ रहा है कि होगी हुई है, सारा कुछ हो गया है। अब जब मैंने ये एक केस देखा, बहुत बड़ा इदारा था, बहुत बड़ा इदारा था, सिस्टम इम्प्लीमेंट नहीं, मैंने वो केस देखा तो मुझे ना डाउट हुआ और कि और भी होंगे। मैंने क्या किया, कोई रात के 2 से 3 बजे हुए थे, मेरा जो सब ऑर्डिनेट मेरे साथ था ना, वो अपना सर ऐसे रख के बैठा हुआ कि सर मेरी जान छोड़े। मैंने कहा नहीं, हम पहले ऑडिट करके जाएंगे यहाँ से, क्योंकि मुझे पता था कि उनको डाउट हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने फाइल्स निकाली, ऑडिट्स किया, रैंडम ऑडिट्स हमने किए, सबको तो हम कॉल नहीं कर सकते थे। हमने 7 केस पकड़े सिस्टम ना होने से। योर आंसर। अब वो केस जब हमने सेठ साहब को प्रेजेंट किए ना, तो उसने एक और इंक्वायरी बिठा दी उन्हीं के ऊपर। तो जब वो एक इंक्वायरी चली, वो सारी चीज़ें हुई, अल्टीमेटली वो ठीक ठाक सेठ साहब को डज लगा, तो मेरे तो पैसे बढ़ा दिए उन्होंने, मेरे नंबर शंबर ही बन गए। लेकिन ये हुआ कि वहाँ से फिर हमने HRIS इम्प्लीमेंट कर दिया। तो जब आप उनको बताएंगे ना, आप शुरू में आप उनको बताएंगे, वो कहेंगे नहीं यार नया आया तो लेट्स वेट, ठीक है। अगर वो समझते हैं कि यार ये टाइम नहीं है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर एक टाइम आएगा वो खुद ही रियलाइज़ करेंगे कि ये सिस्टम्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें इस तरह से होनी चाहिए। मैंने 20 साल के अंदर बड़े बड़े फ़नकार लोग देखे हैं, बड़े बड़े फ़नकार लोग देखे हैं, ऐसे ऐसे फ़नकारी लगाते हैं कि आपको पता नहीं। मैं एक बहुत बड़े रिटेल ब्रांड में था, लोगों ने बड़ी बड़ी करप्शन की। वहाँ एक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट था, फिर एक्सटर्नल ऑडिट डिपार्टमेंट था। ऐसे ऐसे महान फ़नकार थे, वो पकड़े नहीं जाते थे। होता ये कि जब आप कर रहे होते हैं एक चीज़ कर रहे होते, आप अपने आप को एक्सपर्ट समझ रहे होते हैं, लेकिन ऊपर ज़ात भी तो बैठी होती है ना। आप उसी ओवर कॉन्फिडेंट में हो के कोई गलती करते हैं, आप एक्सपोज हो जाते हैं। तो वो एक बंदे ने कोई किया, तो वो जाके वहाँ पे पकड़ा गया। तो ये सारी चीज़ें, तो सेठ साहब को इतना आइडिया नहीं होता, उनको जितना बताया जाए सिर्फ उतना उनको पता होता है कि क्या है। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं चेंज मैनेजमेंट की। क्या वैसे आपको ये वर्ड समझ आता है कि चेंज मैनेजमेंट क्या होती है? जी, चेंज मैनेजमेंट जो है ना, वो इन 3 चीज़ों पे है जी, STOP।
और P स्ट्रक्चर, और ये है टेक्नोलॉजी, और ये है पीपल। ओके, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और पीपल, STP, ये आपने जहन में रखना है। स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और पीपल, इन तीनों पे ही जो है वो हमारी जो चेंज मैनेजमेंट है वो इसी के ऊपर जो है वो रहेगी। एग्जांपल देता हूँ आपको रियल टाइम। एक बहुत बड़े इदारे के साथ काम कर रहा था। चेंज ये आया कि हमने एक्सपेंशन करनी है बिज़नेस की। जब हमने एक्सपेंशन करनी थी बिज़नेस की, मिसाल के तौर पे दुकानें थी 300, हमने ये सोचा कि हम 500 दुकानें करेंगे, तो एक्सपेंशन करनी थी। तो जो स्ट्रक्चर था ना उसको हमें चेंज करना पड़ा। एग्ज़ाम्पल ऐसे दूंगा कि 500 स्टोर्स करने थे तो हमें नए बंदे भी लाने थे। अब जब हमने नए बंदे लेकर आने थे तो पूरा हमने हिरारिकल ऑर्गेनोग्राम जो है वो बनाए। मिसाल के तौर पे स्टोर मैनेजर लेट्स सपोज, वो हमने सोचा कि हम नहीं लेकर आएंगे, सेल्समैन हम नहीं लेकर आएंगे, एरिया मैनेजर हम नहीं लेकर आएंगे। तो वो एक स्ट्रक्चर चेंज थी पूरे इदारे में। दूसरा टेक्नोलॉजी। फिर हमने ये देखा कि यार मैनुअल सेल्स जो है ना वो हो रही हैं दुकानों पे, जिससे करप्शन बढ़ी, इन्वेंट्री का कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कोई सिस्टम की तरफ जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने POS लिए, पॉइंट ऑफ सेल्स जिसे कहते हैं, वो हमने लिए, उसको हमने इम्प्लीमेंट किया। तो वो हम टेक्नोलॉजी में हमने फिर इम्प्रूव किया। पीपल, अब पीपल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमने स्ट्रक्चर भी कर लिया, हमने टेक्नोलॉजी भी देख ली, फिर अब हम आए पीपल की तरफ। इनको हमने किया ट्रेंड, अपग्रेड किया इनको। असल में जो माजरा था ना वो स्ट्रक्चर में भी नहीं था, टेक्नोलॉजी में भी नहीं था, वो पीपल में था। वो था पीपल में। जो आज का हमारा जो मेन कंसर्न है वो यही है। तो तीन चीज़ें STP क्या बनता है? जब चेंज मैनेजमेंट की बात करेंगे तो इसके 4 मेन प्रिंसिपल हैं। सबसे पहले आपने जो देखना है चेंज मैनेजमेंट पे, अंडरस्टैंड द चेंज। समझना है पहले कि यार ये चेंज क्या है, क्या वाकई में ज़रूरत है, इशू क्या है। सेकंड वो है प्लान। चेंज को प्लान करना है हमने, प्लान द चेंज। ये क्या है? I से है इम्प्लीमेंट द चेंज, और C से है कम्युनिकेट द चेंज। अच्छा जी, STP तो आपको समझ आ गया कि ये है। उसके बाद अब हम नया वर्ड सीखेंगे, वो है UPIC। क्या है? UPIC। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं अंडरस्टैंड द चेंज। सबसे पहले जो हमारे जहन में क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा, व्हाई डू यू नीड टू चेंज? भाई ज़रूरत क्या है? सिस्टम ठीक चल रहा है, चलने दो। क्यों ज़रूरत है? ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि 40 लाख रुपए की इन्वेंट्री हमारी चोरी हो गई। वी नीड टू इम्प्लीमेंट इट। सेकेंड जो हमें देखने की ज़रूरत है कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, या हम क्यों अंडरस्टैंड यार कि हमें चेंज करना क्यों है। अब वो टॉप लेवल मैनेजमेंट पता क्या करती है, वो सारे के सारे ना जो अच्छे लोग हैं जो मैंने देखे हैं, वो बैठ के ना एक रूम में ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं कि यार ये एक प्रॉब्लम है, इसमें से हमने निकलना है, हम ये चीज़ करना चाह रहे हैं, ये इश्यूज़ हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे। मिसाल देते हैं हम HRIS, हमने करप्शन पकड़ ली, पेरोल प्रोसेस किया, पता चला फाइनल सेटलमेंट हुई नहीं हुई, हमने उस बंदे को निकाल दिया जिसने वो करप्शन की, लेकिन वो डस्ट तो आपको लगा गया। तो अब वो क्या होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट ना बैठ के ऑब्जेक्टिव दिखेगी कि यार लीकेज जो है ना हमने इसको ख़त्म करना है। हमने नहीं, वो एक और सिनेरियो है जो मैंने आपसे डिस्कस किया। अब आप देखें ना कि लेट्स वो सिस्टम तो है नहीं, वो किसी और तरीके से आके खुद ही वो बन के चेक लेके आके चला जाए, क्योंकि बहुत फ़नकार लोग हैं, हम नहीं समझ सकते। तो
कॉल करके उसी आपने तो खाली चेक देना होता है ना, तो चेक में तो ये लिखा होता है कि हमदा, हमदा तो कई नाम की हमदा हैं, ऐसे ही है ना, कई नाम की निम्रा हैं, बहुत सारे नाम हैं, तो वहाँ से वो हो गया। सिस्टम इम्प्लीमेंट ना होने की वजह से ये सारी करप्शन जो है ना वो हुई। तो फिर आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो आप लिखते हैं। अच्छा, तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है यार, बेनिफिट्स क्या होंगे, मुझे एडवांटेजेस क्या मिलेंगे अगर मैं कोई चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस करता हूँ, तो मुझे क्या बेनिफिट्स होंगे भाई, मेरा क्या फ़ायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशन का क्या फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने जो है ना उस पूरे स्टेप में लिखनी है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि चेंज मैनेजमेंट आसान नहीं है। इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि ये होता ये है, वैसे तो मतलब हम कर सकते हैं इम्प्लीमेंट इसको, लेकिन लोग रेजिस्ट करते हैं उसकी तरफ। हम इम्प्लीमेंटेशन की जब हम जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने लोगों को मनवाना कैसे है, क्योंकि असल मुद्दा तो इम्प्लीमेंट में है। ये तो थ्योरेटिकल है ना कि प्लान कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। अच्छा, फिर मैं आपसे रियल टाइम सिनेरियोज भी डिस्कस करूंगा कि जहाँ से हमें भी बड़ी मारे पड़ी। वो पॉलिसी लॉन्च की, सेठ साहब के सामने हमने ऐसे पैंट कोट पहन के अंदर गए, ये वो फला, मतलब सब रेडी हो गए, वो फायर बैक हुआ। उसने फाइनेंस वाले ने, बाकी ने कहा ऐसी कि तैसी, हम तुम्हें बताते हैं ज़रा। तो ये मैं आपसे रियल टाइम सिनेरियोज वो भी आई डिस्कस विद यू। तो हमने 3 चीज़ें डिस्कस कर ली हैं अंडरस्टैंड चेंज में, कि व्हाई डू यू नीड टू चेंज, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, द की ऑब्जेक्टिव्स, और व्हाट आर द बेनिफिट्स, कि हमें बेनिफिट्स जो हैं वो क्या मिलेंगे। अच्छा जी, तो हमने चेंज को इस तरह प्रेजेंट करना है कि लोगों को लगे वो पॉजिटिव है, लोगों को ये ना लगे कि वो नेगेटिव है। एक्चुअल में हमारा मसला क्या है, हम सब का, जो मुझे लगता है, मेरी पर्सनल राय है, हमें ये लगता है कि चेंज नेगेटिव ही है। हमें ये लगता है ऑर्गेनाइजेशन में चेंज नेगेटिव है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना यार, एक्सपेंशन करनी थी बिजनेस में, हमने 300 से 500 दुकानों में जाना है, तो नेगेटिव तो इसमें कुछ नहीं है, ये तो पॉजिटिव है। तो जो चीज़ पॉजिटिव है तो उसके लिए चेंज ज़रूरी है। कोविड आ गया, सब वर्क फ्रॉम होम चले गए, डिजिटल मार्केटिंग हुई, आपके सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन हो गए, तो क्या ये नेगेटिव था? वो पॉजिटिव था ना। हमने कभी ज़िंदगी में ऑनलाइन जाना ही नहीं था, हमने बहुत टाइम लगाना था, अभी भी उस तरह से नहीं, लेकिन अब आप देखें कि अब सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं। तो आई थिंक दैट कि उसमें फिर हमें जो है ना इसको ये देखना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स तो होंगी, डेफिनेटली चीज़ें होंगी। हमारा अभी भी हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये है कि HR ऑपरेशन हैंडल कर लो, बस फाइलें बना लो, ये सारी चीज़ें कर लो। अभी हम उस पर फंसे हुए हैं। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हम साया मुल्क में भी, और वहाँ पे भी मैं नाम आई डोंट डिस्क्लोज, मैं उससे अक्सर बातें करता हूँ, वो स्ट्रेटेजिक लेवल की बातें कर रही है कि जी हम ये डिसीजन ले रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ये विजन कर रहे हैं। मुझे सिर्फ एक चीज़ मैं छोटी डिस्कस करूँगा आपसे। मैं आज ये रिसर्च कर रहा था, मुझे एक केस स्टडी चेंज मैनेजमेंट की नहीं मिली इंटरनेट पे पाकिस्तान की। आप इमेजिन करें, नॉट इवन वन चेंज मैनेजमेंट की एक केस स्टडी नहीं है, क्योंकि हमारी रिसर्च ही नहीं है, हमने इसके ऊपर काम ही नहीं किया हुआ। हमने किसके ऊपर काम किया हुआ है? HR ऑपरेशंस के ऊपर। अच्छा, हमने उसको भी अपलोड नहीं किया हुआ। अब हम जाके कासिम अली शाह फाउंडेशन, कासिम साहब का बहुत शुक्रिया, हम के अब हम स्टार्ट हुए हैं, उनका HR डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है। एक ना उनकी बड़ी प्यारी वेबसाइट है पीपल मैटर्स के नाम से, peoplematters.in करके ना एक उनकी वेबसाइट बहुत अच्छी। मैं अक्सर वहाँ से ना आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, हाउ इट विल इफ़ेक्ट पीपल पॉजिटिवली। अच्छा, जब भी आप कोई चेंज लेकर आएंगे ना, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने ऐसे प्रेजेंट करना है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव चेंज नहीं है। अच्छा, हमारी ना एक साइकी है, हम जब भी कोई चीज़ करने लगेंगे ना तो हमारे जहन में ये आएगा कि ये ठीक नहीं है, या ये ऑफेंड हो जाएंगे आप ना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में भी ऑफेंड हो जाएंगे कि यार ये चीज़ें ठीक नहीं है, इसको हम ऐसे नहीं कर सकते। तो आपने जब ये देखना है, जब आपने चेंज को अंडरस्टैंड करना है, तो आपने देखना है यार कि मैं पॉजिटिव तरीके से कैसे प्रेजेंट कर सकता हूँ। उसके बाद कि जो लोग हैं वो किस तरह से कामयाबी के साथ
चेंज को मैनेज कर सकते हैं। आप लोगों को बुलाएं, बिठाएं, उनको कहें कि आएँ हमसे बात करें। अंडरस्टैंड के अंदर ना सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ये लिखी हुई है कि यार आप नेगेटिव या प्रॉब्लम्स या इस तरह की इशूज़ कि यार आप टू द पॉइंट फोकस आप रहे। नेक्स्ट हमारा स्टेप है प्लान चेंज। अब हमें समझ आ गई कि अंडरस्टैंड हमने कर लिया कि हमने करना क्या है, समझ आ गई हमें। अब हमने चेंज को ना प्लान करना है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला स्टेप है, चेंज जब भी कोई आती है ना तो उसमें दो तरह के स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, एक इंटरनल स्टेक होल्डर्स और दूसरे एक्सटर्नल। मिसाल के तौर पे हमने एक HR का सिस्टम लेकर आना है, HRIS नहीं, आई मीन हम एक कंसल्टेंट को लेकर आते हैं, हम उससे पूछते हैं कि जी बताओ हमारा एक HR ऑडिट है वो करो। हमने अपने HR की हेल्थ चेक करनी है कि हमारा HR डिपार्टमेंट कहाँ काम कर रहा है, क्या कर रहा है। एक तो वो कर सकते हैं, एक HR मैनेजर जो खुद है वो उसको वैल्यूएट कर सकता है, सेठ साहब के सामने प्रेजेंट कर सकता है। जब सेठ साहब के सामने प्रेजेंट करते हैं तो वो कहते हैं यार कि मुझे उस तरह से मज़ा नहीं आ रहा, तो आप बाहर से किसी को बुलाएं और उससे करें। तो जब चेंज मैनेजमेंट का स्टेप होगा तो इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स ये दोनों ही इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे प्लान चेंज में। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करेंगे क्या। अच्छा, सेकेंड इन्वॉल्वमेंट। आपने ये देखना है कि कौन सा बंदा है जो कि चेंज मैनेजमेंट में मुझे सपोर्ट करेगा और हेल्प करेगा। इन्वॉल्व कौन होगा ज़्यादा, उस बंदे को ना ऑर्गेनाइजेशन में आइडेंटिफाई करना है। ये थोड़ा मुश्किल काम है, ये ट्रिकी है थोड़ा। मैंने जब हम लोगों ने चेंज मैनेजमेंट का, हमें जब इंस्ट्रक्शन आई टॉप लेवल मैनेजमेंट से कि यार ये सिस्टम लेकर आना है, तो हमने लोगों के साथ बैठ के चाय पी, इनफॉर्मल डिस्कशन भी की, फॉर्मल डिस्कशन भी की। तो हमें फिर ज़रा देखा मेन मसला पता क्या था, एटीट्यूड का। और ये मैं बड़ी ज़िंदगी में बड़े इंटरव्यूज़ किए हैं, बड़ी दफ़ा मैंने देखा है कि नहीं आप आइडेंटिफाई कर सकते, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब वो आते हैं तो तब वो सिनेरियोज़ उनके डिफरेंट होते हैं, तो आपको आइडिया नहीं होता। लेकिन समहाउ आपको ये, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी बेस्ट पोजीशन है जो कि मुझे इस पूरे चेंज मैनेजमेंट के प्रोसेस में हेल्प और सपोर्ट कर सकती है। उसको फिर आइडेंटिफाई करके आपने उसको एक रोल जो है वो देना है। अच्छा, उसके बाद आपने ये देखना है कि जो रिसोर्सेज हैं वो हमने कौन से इस्तेमाल करने हैं। हमने बाहर से बंदों को बुलाना है, हमने उनके थ्रू टूल्स जो है वो इम्प्लीमेंट करवाने हैं, या हमारे जो डोमेस्टिक हैं उनको हमने देखना है। उसके बाद इम्पैक्ट। अच्छा, ये ज़हन में सोच लें आप कि कामयाबी जो है ना इस चेंज मैनेजमेंट के बाद वो कैसे लगेगी आपको। जो अच्छे लीडर्स हैं ना, जिनको मैंने देखा है, जो सेठ साहिबान के साथ जिनके साथ मैंने काम किया, वो पहले ही सोच चुके होते हैं कि यार यस हम ये स्टेप कर लेंगे। क्योंकि आप जब प्लान कर रहे हैं तो आप उसका इम्पैक्ट भी सोच रहे हैं कि यार अगर मैं ये चेंज लाऊंगा तो इसका इम्पैक्ट ये होगा। मिसाल के तौर पे फिर हम मुझे बात करेंगे स्ट्रक्चर की कि जी उन्होंने सोचा कि हमने 500 दुकानें करनी है, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। वो इम्पैक्ट उनको सेल्स के नंबर में नज़र आएगा कि जी यार अगर लेट्स सपोज मेरी 50 मिलियन है, इतनी है, तो मैं चाहता हूँ कि 500 दुकानों से मेरी वो इतनी हो जाए, तो वो लिखेंगे, वो नंबर लिखा हुआ उनको एक इम्पैक्ट नज़र आएगा। तो आपने ये चीज़ें जो है वो जहन में रखनी है। अब ज़रा पीपल की हम बात करते हैं। हाँ, जब भी आप कुछ किसी को कहेंगे कि हम ये चेंज मैनेजमेंट सिस्टम लेकर आ रहे हैं, हम ये पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, हम ये लेकर आ रहे हैं, एक ही जवाब आएगा, नहीं हो सकता, नहीं कर सकते आप। डिनाइल, उसे कहते हैं डिनाइल। ये हमारा बिहेवियर भी है, हम डिनाइल की तरफ पहले ही जाते हैं। हम एक जो है ना कर्व बनाते हैं, ये जाएगा, ये पहला आ गया डिनाइल, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड आ गया एंगर एंड डिप्रेशन। ये HR वाले क्या करने लगे हैं, हमें मुसीबत डालने लगे हैं, इनकी ऐसी की तैसी। पहले तो आएगा कि जी डिनाइल, ये नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। सर आप अभी नहीं आए हैं, आपको क्या पता, ये सिस्टम करेंगे, आप नहीं कर सकते, ये आपको सुनने को मिलेगा। अच्छा, दूसरा, कई दफ़ा हमने ये भी देखा कि फाइलें उठा के लोगों ने मारी, चले जाओ यहाँ से, नहीं हो सकता ये कम्युनिकेशन का चैनल। हाँ, बाकायदा। मैं एक बहुत बड़े इदारे के साथ HR हेड रहा,
तो हम हर दफ़ा सेठ साहब को कन्विंस करते थे कि सर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, हाँ देख लेंगे, हाँ हम कहते थे सर कर लेते हैं। 7 साल लगे हमें, 7 years कि उनको मनाने में कि सर ये कर लें। 7 साल के अंदर उन्होंने बहुत डस्ट खाई और बहुत नुकसानात का सामना भी करना पड़ा, लेकिन अल्टीमेटली उनका डिसीजन था, उन्होंने कहा नहीं जी ये हमने करना है, आप जो है ना इसको हम देखेंगे। लेकिन 7 साल के बाद मैं ये समझता हूँ कि चलो देर आई दुरुस्त आई, उन्होंने कर लिया, वो हो गया। हाँ असल में ना जो आप बिज़नेस एक्सपैंड करते हैं ना, तब आपको ज़रा अंदाज़ा होता है कि नहीं यार ये अब मैनुअल सेल्स पंच नहीं हो सकती, या ये चीज़ें नहीं चल सकती, अभी हमें जो है हाँ तो वो अब करना ही पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले आ गया डिनाइल, उसके बाद एंगर और डिप्रेशन। ये किसकी तरफ से आ रहा है? पीपल की तरफ से, हाँ। अच्छा अब आएगी एक्सेप्टेंस आपको यहाँ पे, हाँ। अच्छा इसके अंदर जो है ना, नहीं बड़ा टाइम लगता है, ये लिखा मैंने जल्दी है, बड़ा टाइम लगता है। ये बाल मैंने कलर करवाए, सफ़ेद हो गए मेरे, ये बड़ा टाइम लगा है भाई। ये एक्सेप्टेंस और डिनाइल और ये सारी चीज़ें ये ऐसे नहीं होती। फिर आप क्या करते हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर आपको यहाँ पे नज़र आता है कि नहीं यार ये तो काम नहीं बनेगा, एंगर होगा, डिप्रेशन होगी। अब यहाँ पे जो चीज़ होनी है ना वो सबसे इंटरेस्टिंग है। वो होगा ये कि यहाँ से लोग उठ के ना सेठ साहब को ना नॉक करना शुरू कर देंगे, एक परसेप्शन बनाना शुरू कर देंगे, सर ये सिस्टम ठीक नहीं है, ये हमारे इदारे के लिए ना नुकसानदेह है। सर ये जो HR वाले हैं ना सारा दिन YouTube देखते हैं, सारा दिन जो है ना मतलब ये फ़ोन पे बातें करते रहते हैं, और हाँ ये भी है बिल्कुल। तो वो क्या करेंगे कि वो सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो ऊपर इस तरह से रिपोर्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे। उनकी 110% कोशिश होगी कि आप सिस्टम इम्प्लीमेंट ना कर सकें, और आपकी 150% कोशिश होगी कि मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं। अब यहाँ पर किसका नुकसान हो रहा है? किसका नुकसान हो रहा है? इदारे का नुकसान हो रहा है। अब आप करेंगे क्या? अब आप करेंगे ये कि जब आपको पता चल गया है कि यार ये बंदे जो है ना इनके बगैर हम चेंज नहीं ला सकते, चेंज नहीं ला सकते हम उनके बगैर, तो अब आपने उनके साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी है भाई। सिंपल सी बात है, हाँ रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी है प्रोफेशनली, और उनके साथ आपने जो है बैठ के डिस्कस करना है कि यार देखो पॉजिटिविटी के साथ कि हम सब मिलके इदारे के लिए काम करेंगे। अच्छा एक और बड़ा वैसे मज़े की बात आपको बताऊं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में मैंने एक सेशन भी किया था तो मुझे याद आ गया, भाई भाई वाला रिलेशन पाकिस्तान में बड़ा है। तू मेरा भाई है, काम हो जाएगा, ईमेल करके दिखा जरा तुझे बताता हूँ। अच्छा जब आप कहेंगे ना उसको जाके कि अच्छा आपने ना बीइंग HR प्रोफेशनली हम सब की जिम्मेदारी है कि हमने प्रोफेशनलिज्म जो है ना वो नहीं, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आपने प्रोफेशनली बात करनी है, बहुत प्रोफेशनली बात करनी है। ठीक है लोग ऑफेंड भी होते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन अल्टीमेटली यू आर हेयर टू सर्व द ऑर्गेनाइजेशन। भाई दोस्ती यारी जो है ना वो ज़्यादा देर नहीं चलती, ज़्यादा नहीं चलती। तो हमारे यहाँ एक कल्चर है भाई भाई कल्चर। तो भाई भाई कल्चर ये होता है कि मिसाल के तौर पे मतलब मेरे अच्छे रिलेशनशिप हैं, लेट्स सपोज उस्मान से हैं या किसी और से, तो मैं उससे कहूँगा यार ये मेरा काम कर दे, कोई मसला नहीं हसन भाई हो जाएगा, आप बेफिक्र हैं। जो ही मैंने उसको ईमेल की उसको मौत पड़ जानी, उसको ये होना है कि यार ये क्या इसने ईमेल की है, उसका जवाब अब देखो मैं कैसे देता हूँ। अच्छा अब ये वाला भी आपने ना देखना है, क्योंकि हम मेजॉरिटी अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो अनस्ट्रक्चर्ड में ये चैलेंज आपको आएगा, ये आएगा। अच्छा जो स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो कहेंगे आप ये करें प्लीज़ सेंड एन ईमेल, आप ईमेल कर दें, हम इसके ऊपर आपको देखते हैं और फिर हम आपको जो है ना रिप्लाई करेंगे। तो अब आपने बैलेंस रखना है, क्योंकि आपने डिनाइल, एंगर, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस वाला सीन जो है ना वो देखना है, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम तो बने नहीं हुई। तो फीडबैक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसी के ऊपर चीज़ें चल रही होती हैं। तो अब आपने जो है उनके साथ बना के भी रखनी है और अपना काम भी करना है, और काम भी आपने ऐसा करना है कि उनको लगे कि आप अच्छा ही काम करें इदारे के लिए। तो जी अगला जो स्टेप है हमारा वो ये है, आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि जब भी आप चेंज मैनेजमेंट करें
तो आपने जो मीटिंग्स हैं वो ज़रूर करनी है किसी भी बंदे से, जब आप चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस पूरा कर रहे हों, और फिर उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना है कि आप क्या क्या स्टेप ले रहे हैं। हर मीटिंग में जब आप उनसे करें तो उनको बताएं कि देखिए जी ये फेज़ यहाँ तक पहुँच के, मिसाल मैं आपको देता हूँ, जब हमने सोचा कि हमने एक्सपेंशन करनी है और हमने वो सारी किए, तो हमारी ना मंथली मीटिंग होती थी एक। उस मंथली मीटिंग में हम सारी चीज़ें डिस्कस करते थे कि जी एचआर वालों का इतना हो गया है, और लेट्स सपोज रिटेल वालों का ये काम हो गया है, और फाइनेंस वालों का ये हो गया है। वो सब ना अपने अपनी प्रेजेंटेशन देते थे जो क्रॉस फंक्शनल टीम में थे एक्सपेंशन के लिए। तो वो क्या करते थे, उनको अच्छा वो क्या करते थे, जब हम मीटिंग अटेंड करते थे तो हमें मीटिंग जो मिनट्स थे ना वो फ़ौरन आ जाते थे। उस मीटिंग मिनट्स में लिखा होता था कि क्या कर लिया, क्या करना है, वो अब आपने देखना है। अच्छा उसमें हमें पता होता था। अच्छा उसके साथ डेडलाइंस भी लिखी होती थी। प्रोजेक्ट्स में ना डेडलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो उसी डेडलाइन से चल रहा होता है। तो जब आप चेंज मैनेजमेंट करेंगे, HRIS को इम्प्लीमेंट करेंगे, इस तरह की चीज़ें होंगी, तो आपकी जो डेडलाइंस हैं वो इम्पॉर्टेंट होंगी। अच्छा जी, अब आ जाए ज़रा अगले स्टेप पे। अच्छा अब आपको समझ आ रही है कि यार मुझे लगता है कि यार ये हमें ना मुश्किल हो रही है, शायद हम इंटरनल टीम हमारी ना कर पाए, तो आपने ना चेंज एजेंट्स हायर करने हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकें। अच्छा बहुत सारे इदारों में इसको अच्छा भी समझा जाता है। मिसाल के तौर पे कोई एक्सपर्ट है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़ हैं, आप उसको बुला सकते हैं, आप उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्या राय। अच्छा उसके साथ मसला ये होता है कि उसको अंदर से रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा आती है। वो लोग कहते हैं कि भाईजान आप तो अभी आए हैं, आपको क्या पता, लेकिन उसका बेनिफिट ये होता है कि उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आपने जब इसको इम्प्लीमेंट करना है तो आपने ये सारी चीज़ें देख लेनी है कि आपने जो चेंज एजेंट्स हैं उनको जो है ना वो आपने लेकर आना है। अच्छा अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल अब बिल्कुल फैक्ट के साथ दूंगा। हमने एक पॉलिसी बनाई, HR मैनुअल बनाया। HR मैनुअल हमने किक ऑफ किया, तो जिनके लिए हमने HR मैनुअल बनाया ना उनको हमने नहीं बताया एम्प्लॉयज़ को। हमने क्या किया, ये कोविड आया तो ऑनलाइन हमने एक सेशन किया। उस ऑनलाइन सेशन में ना हमने कहा जी नया स्टेप हम ले रहे हैं और ये पॉलिसीज़ HR ने आपके लिए बनाई हैं और इस तरह से सारी चीज़ें हैं। तो मेरा CEO मेरे साथ ऐसे हो, हसन भाई वाओ वंडरफुल, आई मीन तो बड़ा ज़बरदस्त आपने HR मैनुअल में, हम भी बड़े एक्साइटेड। तो वो 32 के करीब लोग ना जूम पे ऑनलाइन थे। तो जब हमने उसको प्रेजेंटेशन दी तो वो फायर बैक हो गई, क्योंकि उनके जो क्वेश्चन थे वो वैलिड थे। हालांकि हमने काफ़ी रिसर्च करके चीज़ें करके कुछ हमने वहाँ पर उनको बना के भी दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी ये तो हमारे कंसर्न नहीं है। एक्चुअल में हुआ क्या इस पूरे प्रोसेस में, जिनके लिए हमने वो चीज़ बनानी थी हमने तो उनसे पूछा ही नहीं। जब हमने उनसे पूछा नहीं तो फिर अंदर का तो वो बंदा एक जागेगा, और उनको और एक्चुअल में भी उनसे फीडबैक हमें लेना चाहिए था कि यार हम ये चीज़ करना चाह रहे हैं आपके लिए, तो आप समझते हैं कि ये आपके लिए ठीक है, मतलब एक्सेप्टेबल है, या इस तरह की चीज़ें हैं, और क्या वैल्यू ऐड हो सकती है आप बताएं। एक चीज़ मैं आपको कंफर्म बता दूं, हमारे यहाँ जो लोग हैं ना वो 2-3 तरह से लोग हमारे यहाँ इदारों में काम करते हैं। एक बड़ा अच्छा वफादार आपको मिलेगा, यस सर हो जाएगा, कभी नहीं होता कुछ नहीं होगा, सर मैं कर लूँगा, सर टेंशन ना लें आप हो जाएगा। वो क्या करेगा, वो काम नहीं कर रहा होता, वो काम तमाम कर रहा होता है। वो सेठ साहब को बताता है हसन साहब ने आज 7 कप चाय पिए, 8वां ना आधा छोड़ दिया था। अच्छा ये वो वाली कैटेगरी है। एक कैटेगरी वो है। अच्छा ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि चेंज मैनेजमेंट में इन सब ने अपना अपना रोल प्ले करना है। सेठ साहब के ना रिश्तेदार भी होंगे, फूफो का बेटा, चाचू का बेटा, खाला का बेटा, तो वो भी इसके अंदर होगा, आपको नहीं पता होगा। जब आप कोई बात करके उनसे फ्रेंडशिप से वो बात ऊपर पहुंची होगी ना, तब आप वो बेड़ा गर्क के मैंने क्या कर दिया। एग्जैक्टली तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब आपको आइडेंटिफाई हो गया है कि यार ये तो फूफो का बेटा है या चाचू का बेटा है, और आपने अपने काम भी करवाने हैं, चेंज मैनेजमेंट सारी चीज़ें करनी है, रेजिस्टेंस भी आ रही है, तो आइडेंटिफाई कर लें उनको, सर्कल ऐसे बना लें। दूसरी कैटेगरी वो है जो काम से काम रखेगी, आराम से आएंगे, बैठेंगे, 10 बजे इन हुए, 6 बजे आउट।
ये वो लोग होंगे जो अपने काम से काम, उनको पता है यार लाइफ में यही चल रहा है, घर जाके मैंने जियो चैनल देखना है, ARY देखना है, सुकून से बैठ के 2-3 गप्पे शप्पे मारनी है और मैंने सो जाना है और 10 बजे मैंने दोबारा वापस आ जाना है। तो ये वो वाली कैटेगरी है। आपको समझ आ गई है कि क्या है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कौन क्रिएट करेगा जब आप कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आएंगे? पहली वाली कैटेगरी, जिनको भी लगता है कि वो वफ़ादार हैं, हालांकि वो वफ़ादार नहीं हैं, वो एक्चुअली सबसे ज़्यादा डस्ट तो वो दे रहे होते हैं, लेकिन ऊपर ये लगता है कि नहीं इन्हों तो चंगे कोई है ही नहीं, मतलब यही साढ़े प्यारे ने, बाकी सारे कट दियो मार दियो। हकीकत फैक्ट है, मतलब उनको ऐसे लगता है कि यार बाकी सारे फारे हैं। उनको ये लगता है ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट को कि यही हमारे वफ़ादार हैं। एक्चुअल में यही आगे हमें बता रहे हैं कि यही है जो कि इस इदारे में हो रहा है, और इनको ही पता है, उनको भी पता होता है कि जो चुप करके अपना काम कर रहे होते हैं। तो बीइंग लीडर हमें ये देखना है। एक इदारे में हमारे एक दोस्त थे, वो काम कर रहे थे, तो उन्होंने एक बंदे को सोचा कि इसको निकालना है। ये केस स्टडी वो बता रहा है, रियल टाइम केस स्टडी। HR के लिए सबसे मुश्किल है किसी को निकालना। हमें अच्छा नहीं लगता, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन सम टाइम आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। चेंज मैनेजमेंट से इससे रिलेटेड करूँगा कि कई दफ़ा ना लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो क्या किया उन्होंने, सोचा यार कि ऑफिस पॉलिटिक्स हुई, पूरा एक ग्रुप बना। सेठ साहब के ना साथ कुछ ना 7-8 लोग होते हैं जिसे मैं किचन कैबिनेट कहता हूँ। किचन कैबिनेट मैंने खुद ही वर्ड एक बनाया है, किचन कैबिनेट 7-8। कोई डिसीजन लेना हो ना, हाँ जी ये है, वो किचन कैबिनेट को कॉल करते हैं, मीटिंग बुला लो जी, मीटिंग बुला लो। HR में भी, HR वाला भी हो सकता है उसमें, किचन कैबिनेट में, मतलब जो ही नहीं HR वाले अक्सर होते हैं उस पर वैसे। तो खैर वो किचन कैबिनेट बुलाई गई, उस लड़के का उन्होंने कहा जी इसको फारिग करना है। तो पूरा ना प्लान बना कि इसको फारिग करना है। अब उस पर ना उन्होंने एग्जैक्ट एक दूरबीन ना लगा दी, उसका आना, उसका जाना, उसका बैठना, उसका उठना, किससे मिलना, क्या मैसेज देना, हर चीज़ पे ट्रैक हो रहा है। अच्छा, जब आप ट्रैक करते हैं तो डेफिनेटली आप कोई गलती करेंगे। कितनी आपने चाय के कप पिए, कितनी कॉफ़ी पी, मतलब ये सारी चीज़ें की। अब वो गलती हो सकती है, गलती हो सकती है, अब वो बंदे पे गलती होगी। अब क्या हुआ, जब वो गलती हुई तो उस बंदे को फारिग कर दिया गया। ये मैं आपको रियल टाइम सिनेरियो बता रहा हूँ, ये वैसे इंटरनेट पे अवेलेबल है, जब आप देखेंगे ये कोई कहानी नहीं है, इंटरनेट पे ये इसकी यूट्यूब की वीडियो वायरल हुई है। अब उस बंदे ने क्या किया, जब वो फारिग हो गया तो 15 दिन वो रेस कोर्स पार्क में ना लाहौर में जाके बैठा रहा। उसने घर वालों को नहीं बताया कि वो फारिग हो गया, क्योंकि ये एक माशी कत्ल है। आपने उसको नहीं अंदाज़ा कि आपने क्या किया। तो उस पूरे सिनेरियो में हुआ क्या कि जब वो जहाँ के बैठा रहा 10-15 दिन और वो सारी चीज़ें उस तरह से उतरी, तो जो पैसे थे ना वो ख़त्म हो गए। तो जब पैसे ख़त्म हुए तो वो रात को उसके बच्चे रोते थे, दूध नहीं है। तो वो कहते हैं कि ये वही लड़का बता रहा है, मैंने ना जब बच्चे रो रहे थे तो मैंने ऊपर जो है ना आसमान की तरफ देखा और मैंने कहा कि अल्लाह ताला तू बेहतरीन करम और रहम करने वाला है, मैंने अपना केस तेरी अदालत में छोड़ा। ये इनडायरेक्टली एक बद्दुआ है, बहुत बड़ी बद्दुआ है, इनडायरेक्टली एक बद्दुआ है। तो वक्त के साथ साथ वो टाइम चेंज होता गया, चीज़ें चलती गई। हुआ ये कि कुछ अरसे के बाद, क्योंकि वक्त तो गुजर जाता है, वक्त तो गुजर जाता है, क्या चीज़ याद रहती? रवैया। यही चेंज मैनेजमेंट में याद रहता है, रवैया, एम्प्लॉय का रवैया। कुछ अरसे के बाद जिस बंदे ने उसको निकाला था, टर्मिनेट किया था, उसी बंदे का वो इंटरव्यू कर रहा था कहीं और जगह पे। मतलब आप पूरा एक वो सर्कल है जो घूमता है। तो इसीलिए कि जब भी आपको ऐसा कोई सिनेरियो, बीइंग HR प्रोफेशनल, हमें समझना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या है। ये केस स्टडी है, मैंने कोई मतलब कोई कहानी नहीं है, मतलब ये एक रियल टाइम है। अब यूट्यूब पे मैंने देखी थी तो वहाँ से मैंने इसको किया था। तो बार पता नहीं अब कसूर था कि नहीं था, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो एक्शन प्लान था वो बेहतर नहीं था। हाँ कहना चाहिए मिस जी, कैसे सेकंड चांस अल्लाह ताला की ज़ात देती, बंदे नहीं देते। अल्लाह की ज़ात रहीम और करीम है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। हम रोज़ कितनी गलतियाँ करते हैं। रोज़ सुबह हेल्दी उठ जाते हैं, फिट उठते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ जगहों पे, हर जगह पे तो नहीं, कुछ जगह बहुत सारे हमारे लोग बहुत अच्छे भी हैं
जो कि कॉर्पोरेट एम्पैथी के ऊपर काम करते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी और एम्पैथी। तो एम्पैथी पे वो काम करते हैं, उनको पता है यार कि नहीं यार हमने इस तरह से बात करनी है। तो खैर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमने ये चेंज मैनेजमेंट के ऊपर जो है हमने स्टेप ली। अगर मेरी मीटिंग में फाइनेंस वाला बैठ सकता है तो फाइनेंस वाले की मीटिंग में मैं क्यों नहीं बैठ सकता? बात यह है कि फिर मुझे सीईओ के साथ चीज़ें जो हैं वो करनी पड़ेंगी, बतानी पड़ेंगी कि क्या है। हमारे यहाँ होता क्या है, हमारे यहाँ ना हमारे यहाँ डिफरेंट कम्युनिकेशन मैट्रिक्स होते हैं हर इदारे का कम्युनिकेशन मैट्रिक्स होता है कि जी मंथली इतनी मीटिंग होंगी, वीकली इतनी मीटिंग होगी, हर एक ने अपना रिव्यू देना है, मंथली रिव्यू जिसे हम कहते हैं अमूमन। उसमें मैंने तो जिन जिन इदारों में मैं गया हूँ तो मैंने तो मंथली रिव्यूज़ रखे हैं, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। ऐसे मंथली रिव्यूज़ आप ले रहे होते हैं, हर बंदा आके अपने पूरे मंथ की परफॉर्मेंस बताता है कि ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, ये चीज़ें हो रही हैं, क्या हो गई हैं, क्या रह गई हैं और क्या हमने आगे करनी है। तो फिर आपको उसके साथ सीईओ साहब के साथ बैठ के ना डिस्कस करने की ज़रूरत है कि सर देखें असल में इशू क्या है। इशू ये है कि सेल्स समझता है कि एचआर का बंदा है, उसको ये नहीं समझ आती रिटेल वाला, सेल्स वाला या ऑपरेशंस वाला बात करता है बिजनेस की लैंग्वेज में, फाइनेंस वाला बात करता है नंबर्स में। तो जब आप उससे बिज़नेस की लैंग्वेज में बात करेंगे कि सर देखें ये हमारे कस्टमर हैं, हम ये वाला बंदा लेकर आते हैं, मतलब इस ब्रांड का बंदा हम अपने यहाँ से लेकर आते हैं, देखिए ये इस तरह वैल्यू ऐड होगी, इतनी सेल्स बढ़ेगी, तब तक आप अपने सेल्स वाले के साथ बना के रखें, आपको पता हो कि क्या हो क्या रहा है। तो आई थिंक ये फिर थोड़ा सा हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और बहुत अच्छे सेठ साहिबान हैं, मतलब अब जब आप उनके पास जाएंगे, उनको बताएंगे कि ये फ्लॉज हैं, ये इश्यूज़ हैं और हम ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट लेना आ रहे हैं, तो वो आपको बैठाएंगे। अच्छा जी, मैंने आपको बताया कि कंपैटिटर्स, अब आपने जो कंपैटिटर्स हैं वो भी देखने हैं कि वो क्या कर रहे हैं इस पूरी चेंज मैनेजमेंट में। उन कंपैटिटर्स को भी, उनकी एक्टिविटीज़ को देखना है। एचआर वाले खाली पता क्या करते हैं, ये देखते हैं कि यार उनकी सैलरीज़ कितनी है, हम ये देख लेंगे, उनका स्किल सेट क्या है हम वो चेक कर लेंगे, कौन कौन सी ट्रेनिंग वो करवा रहे हैं हम वो देख लेते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कोई कॉम्पन बैन का स्ट्रक्चर होगा वो वहाँ से मंगवा लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, करना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी करनी चाहिए, लेकिन बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है आपके। अगर आप चाहते हैं कि सीईओ के साथ आपके प्रोफेशनली रिलेशनशिप अच्छे हों, उससे बिज़नेस टर्मिनोलॉजीज़ के साथ उससे बात करें, फिर वो आपकी बात मानेगा। तो बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग तो मस्ट है, वो तो हमने लेनी है। कंपैटिटर्स का मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं कंपनसेशन की। देखें, आपने चेंज कर दी, आपने कस्टमर से भी फीडबैक ले लिया, आपने स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में भी देख लिया, आपने कंपैटिटर्स को भी देख लिया। अब भाई आपने अपनी टीम को भी अपलिफ्ट करना है। आप क्या करेंगे, आप उनकी ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है, ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट करेंगे आप। हमने जिस इदारे में मैं काम काम कर रहा था उसमें हमने बहुत ट्रेनिंग कराई लोगों की, ट्रेनिंग का एक बजट एलोकेट किया गया। उसके बाद आप उनकी स्किल्स इंप्रूव करते हैं, फिर आपको उनकी कंपनसेशन रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। उसकी रीज़न ये है कि जब आप उनको अपग्रेड करेंगे, आप उन पर इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो वो सीख के फिर कहीं और चले जाएंगे। तो आपको उनका कंपनसेशन जो है वो अपग्रेड करने की ज़रूरत है, वो यू हैव टू डू इट। आप काउंसलिंग एक हद तक तो कर सकते हैं, आप उसको समझा भी सकते हैं, आप उसको सिखा भी सकते हैं, आप उसको बता भी सकते हैं, लेकिन अगर वो डिसाइड कर चुका हुआ है कि उसने नहीं सीखना या उसने नहीं करना, क्यों इट्स नॉट अबाउट चेंज मैनेजमेंट है माइंडसेट, ये आपका माइंडसेट है, ये इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट कि जी आपने अपने माइंडसेट पे ये बैठा लिया है कि हसन रज़ा एक अच्छा आदमी है तो अच्छा आदमी है, हसन रज़ा बुरा आदमी है तो भाई बुरा आदमी है। तो वो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। वो माइंडसेट बनेगा कैसे, परसेप्शन से। जब अब आप उसने वो सोच लिया, उसने ये सोच लिया कि यार मुझे एचआर ने बैठाया है, समझाया, उसको बहुत बुरा लग रहा होगा कि एचआर ने मुझे बुलाया क्यों, मुझे काम आता है, मैं तो 10 साल हो गए इस इदारे में काम करते हुए। तो एक वो ईगो जो है ना वो भी कार्य होती है। तो एक लेवल तक तो आप काउंसलिंग कर सकते हैं, आप उसको समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि यार देखो ये सारी चीज़ें हैं। और ये तुम्हारे, जिस तरह हमने शुरू में बात की थी ना पॉजिटिविटी की, कि हमने उसको बता दी हमने एक सिस्टम लॉन्च किया, हमने उसका नाम रखा इट्स फॉर यू। वो लोगों को लगा हमारे लिए, जब लोग उसको ऑन करेंगे, जब लोगों को लगे ये हमारे लिए है, तो हमने उस सिस्टम का नाम ही रखा। हमने एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट लॉन्च किया एक इदारे में, उसका नाम था इट्स फॉर यू। पूरी हमने ब्रांडिंग की, पूरी बिल्डिंग हमने सजाई, स्टैंडर्ड्स, इट्स कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन हमने पूरी ब्रांडिंग की, जी इट्स फॉर यू, उसका हमने नाम रखा था कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल का वर्ड ही यूज़ नहीं किया, ना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का वर्ड यूज़ किया। हमने कहा जी CDP है आपके लिए। ऐसे हमने स्टैंडीज़ लगाई और हमने सेरेमनी की, लोगों को हमने अप्रिशिएट किया, वो सारी चीज़ें मतलब एंड में हुई भी। वो बहुत अच्छा प्रोग्राम था, हमने बड़ा अच्छा रन भी किया, क्योंकि हमने लोगों को कहा था कि इट्स फॉर यू, ये आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है। था वो हमारे लिए, हम सब के लिए था, लेकिन हमने उसको इस तरह से नाम दे दिया। तो काउंसलिंग आप एक लेवल तक कर सकते हैं, उसके बाद उसका अपना डिसीजन है कि वो क्या करना चाहता है। अगर वो मूव नहीं करना चाहता इदारे के साथ, तो वो फिर आप कोई डिसीजन एज पर पॉलिसी ले सकते हैं, जो पॉलिसी कहती है। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये था, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग का बजट या कोई ट्रेनिंग का ऐसा कुछ हो ही नहीं इतने सालों से, वो आपको यही बात कहे कि आप इस चीज़ की गारंटी दो कि अगर आप उसकी ट्रेनिंग करवाओ और फिर वो हमें छोड़ के उसके बाद दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में स्विच ना करें, या हमें क्या करना चाहिए? कंपनी बॉन्ड साइन करवाती है अक्सर जो ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, उसके बाद उनको ट्रेनिंग। सेठ को ना हर चीज़ का ना ROI चाहिए होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उनको होता है यार मुझे ROI, आप ट्रेनिंग क्यों नहीं ROI कैलकुलेट करके दे सकते? उन्हें कर सकते हैं आप। अभी आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का अगला आएगा तो उनसे पूछें कि सर मुझे बताएं कि T&D का ROI कैसे करते हैं। पेल जैसे इदारे में 2007 में 8 में जब मैं था वहाँ पे, हम ROI कैलकुलेट करते थे एक बंदे का, कि यार इसको हमने ट्रेनिंग देनी है के रिटर्न, और वो ROI पूरी कैलकुलेशन के साथ सेठ साहब के पास जाता था। बात है नंबर्स की। हम क्या कहते हैं, अच्छा फिर हमने ये भी देखना है, वो हमें कह रहे हैं हम वो फंड क्यों हो रहे हैं, भाई हमें ज़रूरत नहीं है फंड होने की, हमने उसको प्रोफेशनली हैंडल करना है। क्यों ठीक है, उसने हमें कहा है कि जी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का बताओ, ये गारंटी दो। गारंटी किसी की नहीं हो सकती। मैंने अपने करियर में बड़े बॉन्ड्स देखे हैं जो वॉयलेट हुए हैं। वो वॉयलेट बनते ही वॉयलेट होने के लिए हैं, मेरा ख्याल ये है। वो बड़े बड़े इदारों के साथ, बड़े बड़े एक्सपर्ट बंदों के साथ मैंने देखे हैं। वो आए हैं, उन्होंने कहा जी हम मलेशिया से ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, डाने जी करके आओ, अगले दिन रिज़ाइन, बॉन्ड साइन करके गए हुए हैं, हो गई। तो ये बड़ा मुश्किल होता है। ओरिजिनल डिग्रीज रख लेते हैं, कानूनी तौर पे तो ये इजाज़त ही नहीं है इन चीज़ों की, तो आप नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, आपने उसका ROI कैलकुलेट करके सेठ साहब को बताना है कि ये सारी देखिए नंबर्स में इतना निकला। ये आसान काम नहीं है। मतलब आप एक बंदे की ट्रेनिंग ले रहा है, मैं फिर वो कहूँगा कि क्योंकि आगे आपका होगा तो आप उनसे पूछेगा कितने घंटे उसने ट्रेनिंग ली, क्या क्या रिसोर्सेज उसमें इस्तेमाल हुए, हाँ उसने क्या क्या सीखा, वो आप देखें। फिर खाली ट्रेनिंग ये होती है, हम ट्रेनिंग करवा लेते हैं, जिंदाबाद तालियाँ चालियाँ बाज गई, ख़त्म। पहले में मैंने ये सीखा था, वो बाकायदा फीडबैक लेते थे अगले 3 महीने तक। 2007 की बात करें, 2022 आ गया, तब तो मेरे बाल भी इतने सफ़ेद नहीं थे, तो अब मैंने सीख ही बढ़ा लिया। तो वो क्या करते थे, कितने घंटे किया, क्या हुआ, उसके बाद 2 महीने के बाद उसको फॉर्म भेज रहे हैं कि जी जो तुमने सीखा था उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। उस फॉर्म की, उस सारी की इंटीग्रेशन थी परफॉर्मेंस अप्रेजल के साथ, तो वो डेफिनेटली करेगा। जब आप पूरा इकोसिस्टम बनाएंगे ना, तब स्टेट को समझ आएगी कि यार ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मुझे 100% करना है। और ट्रेनिंग हम देते हैं कि वो HOD जो है वो रिकमेंड करता है। ट्रेनिंग कौन रिकमेंड करता है? डिपार्टमेंट हेड ही रिकमेंड करता है ना। तो आप इसको मतलब ईजीली, मतलब कोई इतना कोई बहुत बड़ा ये को वो नहीं है कि अगर एक बंदे को आपने ट्रेन किया है वो चला गया, हम ट्रेन किया वो बंदा नहीं लेते, हम भी रखते हैं ना। तो आपको समझाने की ज़रूरत है, उनसे बात करने की ज़रूरत है कि हाँ यू कैन गिव सजेशन देयर, हाँ ऑलवेज, वो तो है। अच्छा मैं आपको ना इसका एक आंसर देता हूँ। मैं एक इदारे में काम कर रहा था, तो 1 साल में ना क्वार्टरली बेसिस पे ना सैलरी बढ़ती थी एम्प्लॉय की, हर 4 महीने के बाद। उन्होंने प्लान इस तरह किया हुआ था इंसेंटिव कि उन्होंने ये सोचा था कि रिटेंशन रेट लो है तो लोगों के पैसे बढ़ाते रहेंगे तो वो हमारे पास रहेंगे। तो बड़ा अच्छा था। एक तो ये टूल हो सकता है, हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। सम टाइम आपके बिज़नेस के डायनामिक्स बड़े डिफरेंट होते हैं। कमीशन यूज़ कर रहे होते हैं आप, मिसाल के तौर पे रिटेल की अगर मैं बात करूं तो स्टोर मैनेजर्स को एक सैलरी भी मिलती है, उसके अलावा उसको टारगेट के ऊपर इंसेंटिव मिलता है कि यार ये मैंने इस तरह से लेना है। अच्छा जब हमने CDP लॉन्च किया था वो सिर्फ़ और सिर्फ हमने कॉर्पोरेट स्टाफ के लिए किया था। हमने जो स्टोर मैनेजर जो थे बाकी उनके लिए, क्योंकि उनका एक अलग बना हुआ था,
उसके ऊपर ही हो रहा था कि वो मंथली उनको एक टारगेट अचीवमेंट बोनस टैब के नाम से वो इनको एक अमाउंट मिलती थी, फिर नीचे सेल्समैन को भी एक अमाउंट मिलती थी, तो उनका वो सर्कल उस तरह से चल रहा था। लेकिन अल्टीमेटली इन द एंड बहुत ज़बरदस्त रहा, बड़ा सक्सेसफुली हमने उसको रन किया और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स लोगों का जो था वो हमारी तरफ से उधर से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। एक जो मुझे लगता है कि सक्सेस का था एलिमेंट वो था लीडरशिप। लीडरशिप जो थी ना वो चाहती थी कि चेंज हो। अगर आपकी लीडरशिप ये चाहती है कि यार घुमाते रहो एचआर को, उससे बोलो कि जाके जाओ एचआर इसका लेकर आओ, कुछ लोगों को ना होता भी है काम लगा रहे यार कोई ना कोई, एचआर को ना कोई काम दे दें हम, तो इसमें लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो आपको आपके लिए सीरियस है और अपने इदारे के लिए सीरियस है, और इमोशनली कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है चेंज मैनेजमेंट के लिए। तो जब हमने देखा, जब हमने सीडीपी लॉन्च किया तो हमने ऑनर को बुलाया और ऑनर को कहा कि जी आप तकरीर करें, आप लीड करें, उसका इम्पैक्ट ही और था। उनके थ्रू हमने चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस जो है वो चलाया। एचआर वाले ऐसे खड़े थे, ऐसे खड़े थे एचआर वाले, हम ऐसे साथ खड़े थे, हमने तस्वीरें बनवाई, पल कॉन्टिनेंटल में हमारा इवेंट हुआ था और ऐसे हम साथ खड़े थे। जब उन्होंने बोला ना कि जी इट्स फॉर यू, मैं आपको कह रहा हूँ कि इट्स फॉर यू, तालियां बजी 1 मिनट के लिए। तो चेंज मैनेजमेंट जब भी आपने करनी है तो फ्रंट एंड पे आपने जो मेन स्टेक होल्डर है ना उनको रखना है कि सर देखें हमने ये बना लिया है, बनाया हमने, हम चाहते हैं कि आप और एडवाइस कर दें, आप इसको लीड कर दें। तो जब आप उनके थ्रू जाएंगे तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। अब हम ज़रा ब्रेक कर लेते हैं